बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जितोई के चैप्टर नंबर 15 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी की। अब ये एक ऐसी नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है रेटिना की, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया की क्रोनिक स्टेज की वजह से रेटिना के वस्कुलेचर के अंदर प्रोग्रेसिवली डिसफंक्शन आ रहा होता है। अब इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया रहा है तो उसकी वजह से जो रेटिनल वस्कुलेचर है ना उसका डिसफंक्शन हो गया। अब कैसे डिसफंक्शन होता है कि उसके अंदर से एक्सेसिव फ्लूइड बाहर आने लग गया या फिर उसके अंदर ओक्लूजन डेवलप हो गई है। इन तमाम चेंजेस को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा देर के लिए है, वो भी उस चीज़ को ज़्यादा करवा सकती है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या फिर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी क्या होता है कि जो कैपिलरीज़ के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसके अंदर डैमेज आ जाता है और माइक्रो एन्यूरिज्म और हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ओबेसिटी अगर किसी पेशेंट को है तो उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि डिसलिपिडीमिया वाली कंडीशन होगी, तो उसके साथ हाइपरटेंशन वगैरह भी शामिल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये रिस्क फैक्टर के तौर पर ऐड करा होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में हमें पता है कि ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ होता है, जिसकी वजह से जो रेटिनल वेसल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत कॉज़ करवा रहे होते हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर आता है नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रोपैथी में हमें पता है कि हाइपरटेंसिव और वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, जिसके अंदर वेसल्स ख़राब हो सकती हैं, तो उसके रिजल्ट में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी एग्रवेट हो सकती है। हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया ज़ाहिर सी बात है कि अगर बॉडी के अंदर लिपिड ज़्यादा होंगे तो जो लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि हमारे हार्ड एक्सोडेट्स की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, उनकी लीकेज भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी एज अ रिस्क फैक्टर एक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अनीमिया। अनीमिया क्यों कॉज करवाएगी? बेसिकली अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि रेटिना के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। जब हाइपोक्सिया डेवलप होता है तो हमें पता है कि बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं, तो जिसकी वजह से नियोवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। सो ये इसका एज अ रिस्क फैक्टर एक्ट कर होता है। आखिर बात है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के रिजल्ट में हमें पता है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है। दूसरा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी करवा रहा होता है, जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली रेटिनल इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया के रिजल्ट में वही दोबारा से वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं और नियोवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में हमें पता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी ना माइक्रो एंजियोपैथी कोज़ करवाती है, जो कि अफेक्ट करती है हमारी जो प्री कैपिलरी आर्टरियोल्स होती हैं, कैपिलरीज और जो वेन्यूल्स होती हैं ना, उनको ये अफेक्ट कर रही होती हैं। अब माइक्रो एंजियोपैथी के फीचर्स क्या होते हैं कि माइक्रो एंजियोपैथी में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी रेटिना के अंदर अनोमलीज आ रही हैं। एक माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज होती है और माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी ऑक्लूजन होती है, ये दो चीज़ें हो रही होती हैं। अब माइक्रोवास्कुलर कैपिलरी लीकेज कैसे हो रही होगी? अब जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, उसके अराउंड जो कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी कैपिलरीज की ये कैपिलरी है, उसके एंडोथेलियल सेल ऐसे प्रेजेंट है। इनके दरमियान हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सॉरी इनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइड्स। फॉर एग्जांपल ये एक पेरिसाइड है। अब ये पेरिसाइड ना स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रख रहे होते हैं कैपिलरीज की। अब ये अगर लॉस हो जाए किसी वजह से, फॉर एग्जांपल जब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है ना, तो ग्लूकोज सोर्बिटॉल में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन होती है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है तो ये वाले जो पेरिसाइड्स होते हैं ना, ये लॉस होने लग जाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ख़राब हो जाएगी तो जो वेसल्स हैं वो ऐसे फूलने लग जाएंगी। मतलब अगर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ख़राब हो गया तो ये जो वेसल थी वो ऐसे फूलने लग जाएगी इस तरह से। अब इसको हम बोलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। माइक्रो एन्यूरिज्म इसको बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ही लॉस्ट हो गया तो अल्टीमेटली हैमरेज के चांस हो जाएगा। यहाँ से ऐसे फूली और बाद में हैमरेज हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि लॉज ऑफ पैरासाइट के रिजल्ट में माइक्रोनिज्म बनते हैं, यानी आउट पाउचिंग बनती है, और उसकी वजह से ना ब्लड रेटिनल बैरियर भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लीकेज शुरू हो जाती है वेसल्स के अंदर से। नेक्स्ट आता है माइक्रोवास्कुलर लीकेज की वजह से क्या क्या होगा। अगर जाहिर सी बात है कि किसी वेसल्स के अंदर से अगर फ्लूइड बाहर की तरफ आने लग गया तो एडिमा डेवलप हो जाएगा, यानी रेटिना के अंदर एडिमा डेवलप हो गया। उसके अलावा एक्सुडेट्स बनते हैं। अब ये एक्सुडेट्स ना बेसिकली हार्ड एक्सुडेट होते हैं, सॉफ्ट एक्सुडेट होते हैं, इनकी हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा रेटिनल हेमरेज, जाहिर सी बात है ब्लड बाहर आ रहा है तो हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो ये बात होगी कि लीकेज की वजह से क्या होगा। अब ये तो होगी ना माइक्रोवास्कुलर लीकेज। अब माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन कैसे हो सकती है, यानी कैपिलरी के अंदर ऑक्लूजन कैसे डेवलप होगी कि कैपिलरी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग होगी। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग कैसे होती है कि जब रिकरेंट क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है ना, तो उसकी वजह से जो कोलेजन टाइप 4 की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से और लेमिनिन की भी फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, और जो मैट्रिक्स डिग्रेडेशन वाले एंजाइम होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसके रिजल्ट में अल्टीमेटली बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमें थिकनिंग नज़र आ रही होती है। उसके अलावा कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर भी डैमेज और प्रोलिफरेशन हो रही होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज ऑर्बिटॉल में कन्वर्ट होता है, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करवाती है। उसके अलावा ना हाइपरग्लाइसीमिया के रिजल्ट में जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनकी स्टिकीनेस और एग्रीगेशन इंक्रीज हो जाती है। स्टिकीनेस का क्या मतलब है कि वो सॉरी
एक तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, दूसरा वो एंडोथेलियल सेल्स के साथ ऐसे जुड़ने लग जाते हैं। तो ये हो रहा होता है। अब ये हो रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि ये ओक्लूजन अल्टीमेटली कॉज करवा देंगे। दूसरा, अगर रेड ब्लड सेल्स आके एग्रीगेट करना शुरू कर दें तो उसकी वजह से एक फॉर्मेशन होती है रिलॉक्स फॉर्मेशन। रिलॉक्स फॉर्मेशन भी ऐसे जैसे सिक्के नहीं ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, वो हमें नज़र आ रहे होते हैं कैपिलरी के अंदर। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कि अगर रिलॉक्स फॉर्मेशन हो रही है तो रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी है वो भी ख़राब हो जाएगी। और आखिर पर लिखा हुआ है कि फाइब्रिनोलिटिक फाइब्रिनोलिटिक ने क्या करना होगा, फिब्रिन को ब्रेक करना होगा। तो अगर फिब्रिन नहीं ब्रेक हो रहा तो जाहिर सी बात है कि कैपिलरी के अंदर ओक्लूजन डेवलप हो जाएगी। तो जो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम होता है वो भी डिफेक्टिव हमें मिल रहा होता है। अब जो माइक्रोवास्कुलर ओक्लूजन हमने पढ़ी है तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा होगा, कहीं पे भी अगर वेसल्स की ओक्लूजन है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। अब इस्कीमिया की वजह से ना कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? एक तो कॉटन वूल स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इस्कीमिया डेवलप हुआ है तो इस्कीमिया के रिजल्ट में जो नर्व्स के अंदर एक्सोन होते हैं ना, नर्व्स के जो एक्सोन होते हैं उस एक्सोन के अंदर ना एक्सोप्लाज्म का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से ना जो एक्सोन का डेब्रिस होता है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है इस्कीमिया की वजह से। जो जो एक्सोन का डेब्रिस होता है ना वो हमें एज अ कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आ रहा होता है। क्या हमने बात की कि जो इस्कीमिया डेवलप हुआ तो एक्सोप्लाज्म का फ्लो रुक गया एक्सोन्स के अंदर से, और जो एक्सोप्लाज्म का फ्लो जब रुक जाएगा तो वो अल्टीमेटली एक्सोन के डेब्रिस के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगे, और जब वो एक्यूमुलेट करेंगे तो उसके रिजल्ट में कॉटन वूल स्पॉट्स बन जाएंगे। ठीक होगी बात। नेक्स्ट कंडीशन आती है इरमा। इरमा क्या होता है कि इंट्रा रेटिनल माइक्रोवास्कुलर अनोमलीज। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि एवी शंट्स बन रहे होते हैं। अब कैपिलरी फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ऐसे आर्टरी आती है, आर्टरी के बाद कैपिलरी, और कैपिलरी के बाद ऐसे वेन शुरू हो जाते हैं। सिंप्लीफाइड वे में बात करें सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर ओक्लूजन डेवलप है तो क्या होगा कि जो आर्टरीज होंगी और वेन आपस में एक दूसरे के साथ शंट मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करना शुरू कर देंगी, तो इसको हम बोलते हैं एविशंट्स, जो कि इरमा की कैटेगरी में आते हैं, यानी इंट्रारेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट न्यू वास्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि किसी जगह पर अगर इस्कीमिया डेवलप हुआ हुआ है तो वहाँ से जो रेटिनल सेल्स होंगे वो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स निकालने लग जाएंगे, जिसकी वजह से न्यू वेसल्स की रेटिना के ऊपर ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। अच्छा, अब डायबिटिक रेटिनोपैथी में कैसे विजन लॉस हो रहा होता है कि कैपिलरी के लीकेज के रिजल्ट में जो मैक्यूला वाला पोर्शन था, मैक्यूला वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है, यहाँ पर ये सारा पोर्शन मैक्यूला का पोर्शन होता है। अब इस मैक्यूला वाले पोर्शन पे ना काफ़ी शार्प इमेज बन रही होती है, तो अगर ज़ाहिर सी बात है कि इसके अंदर वेसल्स के अंदर फ्लूइड आकर इसके अंदर इकट्ठा होने लग जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर एडिमा डेवलप हो जाएगा, तो शार्प इमेज नहीं बन सकेगी, अल्टीमेटली विजन लॉस का खतरा हो सकता है। उसके अलावा एक्सुडेशन यहाँ पे शुरू हो गया, जो एक तो कॉटन वूल स्पॉट्स बन रहे हैं, उसके अलावा हार्ड और सॉफ्ट एक्सुडेट्स बन रहे हैं, जिसके रिजल्ट में अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट एक्सुडेट को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है। तीसरे नंबर पर अगर हेमरेज डेवलप हो गया, हेमरेज के रिजल्ट में भी जो ब्लड होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली विजन लॉस हो जाएगा। वो एक कैपिलरी ओक्लूजन हो जाए तो उसकी वजह से मैक्यूला का इस्कीमिया हो गया, मैक्यूला सही काम नहीं करेगा। इस्कीमिया के रिजल्ट में जो हो गया नियोवास्कुलराइजेशन हो जाएगी, जो न्यू वेसल्स होती हैं ना वो वीक होती हैं यानी फ्रेजाइल होती हैं, तो उनके अंदर से फ्लूइड बाहर की तरफ आने लग जाता है। तो इसके रिजल्ट में विट्रस के अंदर हमें हैमरेज नजर आएगा, यानी क्यों, नियोवास्कुलराइजेशन में जो वेसल्स बनती हैं ना वो काफ़ी फ्रेजाइल होती हैं, तो उनके अंदर से हैमरेजेस डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा ट्रैक्शन एंड रेटिनल डिटैचमेंट, इसकी पे भी हम बात करेंगे। ये कैसे डेवलप होता है कि फॉर एग्जाम्पल न्यू वेसल्स थी वो आगे की तरफ ग्रो हुई थी, रेटिना से आगे वाली साइड पर वो ग्रो हुई, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो ग्रो हुई ना तो उनके अंदर पड़े होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, मोर प्रिसाइजली बात करें तो जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल पावर होती है। जब ये आगे की तरफ वेसल ग्रो करेंगी तो ये पीछे से रेटिना की जो दोनों लेयर्स हैं उसको अपनी तरफ खींचेंगी, जिसके रिजल्ट में जो दोनों लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, तो इस वजह से ये हो सकता है। उसके अलावा नियोवास्कुलर ग्लोकोमा की कंडीशन होती है। अब ये जो न्यू वेसल्स होती है ना ये आगे की तरफ आयरस की तरफ भी जाकर ग्रो हो जाती हैं। अब इनके अंदर से आरबीसीज वगैरह निकल रहे होते हैं जो कि ट्रोबैकुलर मशवर को जाकर ब्लॉक करवा देते हैं। दूसरा, ये मैकेनिकली भी ट्यूबरकुलर मेशवर्क को ब्लॉक करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से नियोवास्कुलर ग्लोकोमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा होगा कि अर्ली स्टेजेस में तो ये सिम्टोमेटिक होगा, और जब ग्रेजुअली हमें विजुअल लॉस नज़र आ रहा होगा तब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हो रहा होगा। अब इसके अंदर ग्रेजुअल भी हो सकता है और सडन विजुअल लॉस भी हो सकता है। अगर ग्रेजुअल विजुअल लॉस होगा तो जाहिर सी बात है अगर मैक्यूला आहिस्ता आहिस्ता से इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके रिजल्ट में ग्रेजुअल विजुअल लॉस होगा, और अगर विट्रस हेमरेज के रिजल्ट में ये वाली कंडीशन आ रही है तो उसकी वजह से सडन विजन लॉस होगा, क्योंकि वैसे एकदम रप्चर हुई है तो उनके अंदर से ब्लड बाहर की तरफ आ गया, अल्टीमेटली सडन विजन लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा। अब साइंस को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल।